नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका यानी कि सेल को पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीव विज्ञान का ये टॉपिक है कोशिका। चलिए आइए शुरू करते हैं। यानी कि कोशिका का परिचय पहले देखेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन। यानी कि जो आप ये सब देख रहे हैं ये सब क्या है? तो ये सब इसके अंदर जो है ये सब छोटी छोटी कोशिका है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कोशिका का? तो कोशिका जो है, कोशिका जीवों की जो है मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। खोज यानी कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था सर्वप्रथम। लेकिन इन्होंने जो है मृत कोशिका का खोज किया था। और कहाँ पर इनको कोशिका मिला था? तो कॉर्क में मिला था। ठीक है, ये कॉर्क था, इसमें उनको कोशिका मिला था। अगले हैं लिवेनहॉक। उन्होंने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। जो 1665 ईस्वी में है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन लिविनहॉक जो है वो लिवेनहॉक उन्होंने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। अगले हैं स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन और स्वान दो लोग थे जिन्होंने दोनों लोग ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया था। कौन लोग? तो स्लाइडन दिया था। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवों के मूलभूत और मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ये जरूर पॉइंट याद रखिएगा। कोशिका किसका अध्ययन है? तो साइटोलॉजी का अध्ययन है। अगला है कोशिका का संरचना, यानी कोशिका संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव जो है किससे बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये किसका फिगर है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, कोशिका जीवन का आधार है। कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है जीवन का आधार है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है किसका होता है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइकोप्लाज्मा का। और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ओस्ट्रिच एग का होता है। अगला है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सेल को अब हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक को देखेंगे। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर है और ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर है। प्रोकैरियोटिक जो होता है यह एक अविकसित कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कैसा कोशिका होता है? तो यह अविकसित कोशिका होता है। इसमें जो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है। उदाहरण के लिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है? तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। जिसमें कि कितना राइबोसोम? तो 70s राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगला है यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो है पूर्ण विकसित कोशिका होता है। यूकैरियोटिक कैसा कोशिका होता है? तो ये पूर्ण विकसित कोशिका होता है। इसमें जो है केंद्रक और सभी अंग पाए जाते हैं। प्रो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है, इसमें जो है केंद्रक और सभी अंग पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वो अविकसित कोशिका होता है। उदाहरण के लिए जंतु और पादप यानी कि मनुष्य और पेड़ पौधों में कौन सा कोशिका पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। और जीवाणु में, बैक्टीरिया में जो है प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ गए, जो कि कोशिका का क्या था? तो प्रकार था। अगला है बाहरी आवरण यानी कि आउटर लेयर। ठीक है, कोशिका का आउटर लेयर यानी कि कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेल वॉल किसमें पाया जाता है? तो सेल वॉल जो है वो केवल पादप यानी कि प्लांट में पाया जाता है। मनुष्य में सेल वॉल नहीं होता है। मनुष्य में क्या होता है? तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं। तो यह सेलुलोज की बनी होती है और सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वो केवल पादप में पाया जाता है, यानी कि प्लांट यानी कि पौधा में पाया जाता है। जो कि किसका बनाना होता है? तो यह एक सेलुलोज का बना होता है। और यह हम क्या करता है? पेड़ पौधों को तो सुरक्षा प्रदान करता है।
और अगला पॉइंट है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? तो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और यह क्या होता है? तो यह एक अर्धपरागम्य झिल्ली जैसा होता है। ठीक है। मानव में क्या पाया जाता है? तो मानव में कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? तो कोशिका का शक्ति गृह। शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? सेल ऑफ पावर हाउस यानी कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। एटीपी का यानी कि एटीपी इसका कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो यह क्रेब्स चक्र चलाता है, जिससे क्या होता है? तो ऊर्जा यानी कि एटीपी बनता है, एटिनो ट्राइफॉस्फेट। इसमें जो है अपना खुद का डीएनए होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो खुद का डीएनए होता है। यहाँ पर देखिए एटीपी है ना, ये राइबोसोम, ये एटीपी से डीएनए इसमें सब मौजूद रहता है। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है और स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे। अगला है निर्माण और कंकाल यानी कि बिल्डिंग एंड स्केलेटन। राइबोसोम। राइबोसोम को पहले देखेंगे तो इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह जो है सबसे छोटी कोशिका अंग है, यानी कि सबसे छोटी कोशिका अंग कौन है? तो राइबोसोम जो है सबसे छोटी कोशिका अंग है। इसका जो है मुख्य कार्य जो है प्रोटीन निर्माण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण करना। अगला पॉइंट है अंतःप्राद्रव्य जालिका यानी कि ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो होता है कोशिका का आंतरिक कंकाल है। अंतःप्राद्रव्य जालिका ईआर जो है यह क्या है? तो कोशिका का आंतरिक कंकाल है। रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर जो है राइबोसोम होते हैं और प्रोटीन बनाता है। स्मूथ ईआर यह जो होता है वसा का बना होता है। स्मूथ ईआर जो होता है वसा का बना होता है। और रफ ईआर जो होता है वो राइबोसोम होते हैं उस पर, जो कि प्रोटीन को बनाता है। अगला देखेंगे हम लोग परिवहन और सफाई यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस। गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडी जो है इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का किस ट्रैफिक पुलिस किसी को कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है पदार्थों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट करना। और खोज, इसका खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी जो है उन्होंने इसका खोज किया था गल्जी बॉडी का। गल्जी बॉडी का जो कार्य है वो पदार्थों का परिवहन करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन ये सब जो होता है लाना ले जाना किसका काम होता है? तो वो गल्जी बॉडी का ही काम होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है? तो यह आत्महत्या की थैली है यानी कि सुसाइड बैग। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह पूछ सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें जो है जल अपघटक एंजाइम होते हैं जो खराब अंग होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो जल अपघटक एंजाइम होते हैं जो खराब अंगों को नाश कर देता है। ठीक है। इसका खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने जो है लाइसोसोम का खोज किया था। और गल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गैल्जी ने इसका खोज किया था गल्जी बॉडी का। अगला है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जो कि है मस्तिष्क। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। इसका कार्य क्या है? तो कार्य यह है कि यह कोशिका को नियंत्रित करता है, यानी कि ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसके अंदर जो है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए यानी कि गुणसूत्र और डीएनए पाए जाते हैं, जो कि मानव में कितने होते हैं? तो मानव में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होता है। अगला पॉइंट है केवल पादप कोशिका में यानी कि प्लांट स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे। तो लवक यानी कि प्लास्टिड जो है यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कवक किस में पाया जाता है? तो यह केवल पादपों में पाया जाता है। जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इससे जो है कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यह क्या करता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भोजन को तैयार करता है। किसके लिए? तो पेड़ पौधों के लिए। अवर्णित लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट,
ठीक है? प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, कौन-कौन? तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक का क्या काम है? तो यह कोशिका का रसोई घर है, यानी कि भोजन बनाना। और अवर्णित लवण यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम क्या है? तो भोजन संग्रह करना, यानी कि जड़ और फल में जो है भोजन को संग्रह करके रखता है। कौन? अवर्णित लवक। और वर्णित लवक जो है क्रोमोप्लास्ट, इसका क्या है काम है? तो इसका जो है काम रंग प्रदान करना है, यानी कि कौन सा फल जो है किस रंग का होगा, ठीक है। अगला है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के बारे में बताया गया है। तो सेल डिवीजन दो प्रकार का दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो यह कोशिका, यानी कि यह जो है काय की कोशिका यानी कि बॉडी सेल में होता है। इससे जो होता है शरीर की वृद्धि और मरम्मत होती है। एक कोशिका से दो सामान्य कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो एक कोशिका से दो सामान्य कोशिका बनती है और इसमें जो होता है शरीर की वृद्धि और मरम्मत होती है। और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मेयोसिस में क्या होता है? तो यह जनन कोशिकाओं यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसमें जो होता है गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? तो इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इससे जो होता है एक कोशिका से 4 कोशिकाएँ बनती है और समसूत्री में जो है एक कोशिका से 2 सामान्य कोशिकाएँ बनती है। इससे जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये बात किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। अगला हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी कि सभी के पढ़ने के बाद की फैक्ट निकल कर आया है, यानी कि याद रखने वाला बात क्या है? तो डीएनए जो है वो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए किसका वाहक होता है? तो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। और आरएनए जो है वो प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है और आरएनए जो है वो प्रोटीन निर्माण में जो है सहायक होता है। जीन जीन क्या करता है? तो जीन जो है वो डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। जीन क्या है? तो जीन जो है डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। अगला है पॉइंट सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी के कारण जो होता है माता पिता में जो क्रोमोसोम होता है अगर उसमें कमी या वृद्धि हो जाए तो क्या उसी उसी को हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम, यानी कि टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो होता है महिलाओं की गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या होता है? तो कम हो जाता है, यानी कि 45 हो जाता है, जिससे कि टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अगला है क्लीनेफेल्टर। इसमें जो होता है पुरुष की गुणसूत्र में एक का वृद्धि हो जाता है, यानी 46 होता है, लेकिन क्या हो जाता है? 47 हो जाता है। डाउन सिंड्रोम यानी कि डाउन सिंड्रोम होने से जो बच्चा है वो कैसा होता है? तो मंद बुद्धि का हो जाता है। यही तक था हमारा बायोलॉजी का कोशिका का मेन टॉपिक। इसमें मेन मेन बात हम बता दी है। और जो आंतरिक बात है वो हम वन लाइनर की तरह आपको करा देंगे। वन लाइनर का भी वीडियो लाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। इसको आप लोग नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।